देखो हाइपर कंजुगेशन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो हाइपर कंजुगेशन का 3 कंडीशन होता है, ठीक है। वैसे आपको याद कैसे रखना है कि sp2 कार्बन के रेस्पेक्ट में पास वाला sp3 कार्बन हो, उसके पास कम से कम एक H होना चाहिए, ठीक है, तब आपका हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। तो आपका 3 कंडीशन है, sp2 अगर मान लो आपका कार्बोकैटायन हो, sp2 आपका अल्कीन हो और sp2 आपका कार्बन फिरेटिकल हो। तो कार्बोकैटायन देख लिया था, अल्कीन भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बेटा, हाइपर कंजुगेशन इन, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइपर कंजुगेशन इन टॉल्विन। ये आपका क्या होता है, CH3। हाँ जो वेंजिन के ऊपर CH3, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन इन टॉल्विन। अब इधर देखो, बातें नहीं, इधर देखो, ये sp2 कार्बन है, ये वाला sp2 कार्बन है। बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 के पास वाला ये sp3, इसके पास अल्फा H है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है यार, CH3 क्या शो करता है, वैसे प्लस आई शो करता है। तो इस पाई बॉन्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव, टेल पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब कार्बन H का बॉन्ड है, इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव आएगा तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये वाला ऐसा ब्रेक होगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में न्यू पाई बॉन्ड बन जाएगा, CH ऐसे बना। अब इस कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन एटम क्या है आपका, सेम है। तो अगर ये वाला हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है एट ए टाइम, तो ये भी हो जाएगा। इसके साथ बॉन्ड बना देना, इसको H पॉजिटिव लिख देना। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये आपका H पॉजिटिव बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका ये कितना बन रहा है, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखना, अगर बेंजीन पर कोई भी एक एटम या ग्रुप है, उसका जस्ट दोनों पास वाला पोजीशन क्या कहलाता है, ऑर्थो, जस्ट सामने वाला पैरा, रिमेनिंग 2 मेटा। ये तो इसका बना 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन, ये देखो, ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन बेंजीन न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर कंजुगेशन के कारण बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना, डिक्रीज। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो पास वाले कार्बन पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन कैसे दोगे, ऐसे, हेड पर नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में ये वाला क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या बना, बॉन्ड। ये सब आपका एज इट इज रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर यहां पर नेगेटिव है तो इस पास वाले कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो हेड पर नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आपका ये क्या बना, बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, हाइपर कंजुगेशन के कारण CH3 के रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है ना, उसके ऊपर क्या डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन बेंजीन रिंग पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अरे बात समझ में, हाइपर कंजुगेशन के कारण बेंजीन न्यूक्लियस पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब देखो ना, इसके ऊपर से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लो आपको ऐसे लिख के दे देगा, एक ऐसे लिख दिया,
मिथाइल बेंजीन या टॉलिन। दूसरा बेटा आपको लिख के दे देगा इथाइल बेंजीन। एक ही आपको लिख के दे देगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। और लास्ट वन एक आपको टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फर्स्ट। क्यों? यहां पर कितनी अल्फा है? 3। यहां पर 3 अल्फा है ना, यहां पर ये अल्फा ये बीटा, आपको तो अल्फा चेक करना है। यहां पर कितनी अल्फा है? 2। यहां पर कितनी है? 1। क्या यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा क्या? नहीं। अल्फा एच कितना है? 0। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अरे बस में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, तो जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ही हाइपर कंजुगेशन बेटर होगा। जितना अच्छा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही ज्यादा बेंजीन रिंग पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। अरे बस में फर्स्ट के केस में 3 अल्फा, सेकंड के केस में 2 अल्फा, यहाँ पर 1 अल्फा, यहाँ पर कितना है? 0। यहाँ तो आपका हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, यहाँ तो एक ही इफेक्ट लगेगा, कौन सा? प्लस आई। समझ में आता है? देखो इसमें कोई डाउट हो तो नेक्स्ट टॉपिक चले। अच्छा बेटा एक और होता है अपना रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। जैसे इस मिथाइल के कारण बेंजीन पे क्या डेवलप होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसको तो बोलते हो प्लस हाइपर कंजुगेशन। जैसे प्लस आई और माइनस आई होता है ना, तो इसको बोलेंगे प्लस हाइपर कंजुगेशन। तो एक होता है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन आपका होता है 2 केस में। एक होता है जब बेंजीन के ऊपर CF3 लगा हो या फिर CCl3 लगाओ, इन 2 ही केस में आपका रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होता है। जैसे पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन के कारण ऑर्थो पैरा पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे, यहाँ पर CH3 क्या शो कर रहा है आपका? प्लस आई। यहाँ पर कार्बन के ऊपर 3 F लगा हुआ है, कार्बन F किसका ईएन वैल्यू ज्यादा होता है? F का। तो ये आपका क्या शो करेगा? माइनस आई। माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे आपका ऐसा डायरेक्शन दे रहे थे, यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स। इस कार्बन पर नेगेटिव, तो इस कार्बन पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। वैसे भी देखो कार्बन F है, तो ये वाला बॉन्ड आपका कैसा ब्रेक होगा? F नेगेटिव की फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तब आपका क्या बन जाएगा? देखो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा F, और ये आपका क्या बना? F नेगेटिव। देखो तो CF3 के कारण या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन के कारण बेंजीन रिंग पे क्या डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग क्या है? ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इसका मीनिंग बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। अगर ये वाला F इन्वॉल्व हो सकता है तो तीनों F क्या है? सेम है। तो एट ए टाइम ये इन्वॉल्व होगा, तब ये इन्वॉल्व होगा, तो इसके साथ बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। और ये वाला इन्वॉल्व होगा तो इन दोनों के साथ बॉन्ड आ जाएगा। टोटल कितना बनेगा इसका? 3 रिवर्स हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके कारण क्या आ रहा है? ऑर्थो पैरा पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां पर पॉजिटिव है बेटा, तो यहां क्या आना चाहिए? नेगेटिव। ऐसा डायरेक्शन दोगे, हेड पर नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव, तब आपका क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। यहां पॉजिटिव तो बेटा यहां क्या आना चाहिए? नेगेटिव। ऐसा डायरेक्शन दोगे, ऐसा बना। अब देखना CF3 के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव।
इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग का रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, और CH3 के कारण क्या हो रहा है, ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे बासन में तो आपका ये रिवर्स हाइपर कंजुगेशन है, ये दो ही केस में होता है, या तो बेंजीन के साथ CF3 लगा होगा या फिर बेंजीन के साथ CCl3 लगा होगा। ठीक है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ CF3 एंड CCl3। कोई दिक्कत इसमें? देखो बेटा एक एक्सेप्शन में आपको, तो आप ऐसे याद रखना, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन दो ही केस में होता है, CF3 एंड CCl3 के केस में। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कल एक चीज बताया था कि आपका जो AeRHCI है ना, अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एक से ज्यादा इफेक्ट लग रहे हैं तो आप क्या आंसर रूल याद रखोगे, AeRHCI। याद है ये वाला AeRHCI, ये वाला था ना। A मतलब क्या था, एरोमेटिसिटी, E मतलब इक्वल RS, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। इसका एक एक्सेप्शन मैंने आपको कल लिखा है, कार्बोकेटायन वाला 5 अल्फा और 4 अल्फा। इसका बेटा एक एक्सेप्शन और होता है, वो भी मैं लिखाता हूं, एक्सेप्शन ऑफ AeRHCI देखो अगर आपसे पूछे ना, एक तो मान लो आपके पास ये अल्कीन है, एक आपके पास ये अल्कीन है, मान लो ये दो अल्कीन है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया ना, इफ नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेज, कल ये डिस्कस किया था। तो बताओगे इन दोनों अल्कीन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा अगर अल्फा H चेक करोगे तो। अल्फा H कैसे चेक करोगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये sp2, ये भी sp2, sp2 के जस्ट पास वाला sp3 कार्बन, उसके ऊपर जो H होता है उसी को क्या बोलते हो, अल्फा H। तो यहां पे कितना है, यहां पे आपका कितना है 4 अल्फा H, यहां पे कितना होगा बेटा, ये sp2, ये sp2, तो ये पास वाला sp3 और 3 और 2 कितना हुआ 5 अल्फा H। तो अकॉर्डिंग टू अल्फा H क्या होना चाहिए, सेकंड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये वाला एक्सेप्शन है, क्यों, देखो इसका मैं रीजन बताता हूं। एक वर्ड होता है बेटा एंगल स्ट्रेंथ, देखना यार, एक तो आपके पास है साइक्लोप्रोपेन, एक आपके पास है साइक्लोब्यूटेन। आपका जो एंगल स्ट्रेन होता है ना, ओनली साइक्लिक कंपाउंड में होता है, ओपन चेन कंपाउंड में नहीं होगा, फर्स्ट थिंग तो ये। अब यहां पर देखना सारे के सारे सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला आपको बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है, नियर अबाउट 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 होगा, ये आपको कितना दिख रहा है बेटा 90 डिग्री। देखो अगर ये वाला सारे के सारे कार्बन sp3 है, तो अगर कार्बन sp3 है तो रिक्वायर्ड एंगल कितना होना चाहिए sp3 के लिए 109 डिग्री 28 मिनट, इतना होना चाहिए। यहां भी आपका रिक्वायर्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी सारे के सारे क्या है sp3 है। लेकिन यहां पर बेटा एक्चुअल एंगल है कितना है, यहां पर 60 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री। अब आपको यह बताना है कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, विच वन इज मोर स्टेबल। अब यहां पर देखना ये डिफरेंस ज्यादा होगा या ये डिफरेंस ज्यादा होगा, फर्स्ट वाला ये डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, sp3 है तो बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में है कितना है 60 डिग्री, तो इस रिंग का ब्रेक होने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसको बॉन्ड एंगल इतना मेंटेन रखना है। ठीक है, यहां पर sp3 है तो बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में बोलूं तो फर्स्ट के अंदर एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि यहां पर एंगल के बीच का डिफरेंस क्या है ज्यादा है, यहां पर एंगल के बीच का डिफरेंस कम है।
आ रही बात समझ में? ऐसे बोलूं, साइक्लोप्रोपेन के अंदर एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन। जहां पे एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रहा है? तो साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन। ये बात समझ में आता है? यहां पे आपका क्या होगा? मोर एंगल स्ट्रेंथ, इसी को एंगल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जहां पर रिक्वायर्ड एंगल और एक्चुअल एंगल के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो, इसका मीनिंग क्या है? वहां पर एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब आओ बेटा इसके ऊपर, आपका जो मैंने कंपाउंड लिखा है, मैं इधर लिखूं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पे आपका क्या है? ट्रिपल डबल बॉन्ड अंदर। अब देखना यार, इस रिंग के अंदर ये वाला आपका एटम क्या है? sp2। ये एटम आपका क्या होगा? sp3। ये आपका sp3। इस रिंग के अंदर ये वाला एटम आपका sp2 है और ये भी एटम आपका क्या है? sp2। आ रही बात समझ में? जब sp2 होगा तो रिक्वायर्ड एंगल कितना होना चाहिए sp2 के लिए? 120 डिग्री। sp2 होता है स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहां पर एक्चुअल एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री। यहां पर इसके पास दो sp2 है, तो यहां भी आपका रिक्वायर्ड एंगल कितना होना चाहिए इन दोनों के लिए? 120। और एक्चुअल एंगल है कितना है? 60। तो इस रिंग के अंदर एक एटम ऐसा है जिसको 120 बॉन्ड एंगल चाहिए। इस रिंग के अंदर दो एटम ऐसा है जहां पर 120 बॉन्ड एंगल चाहिए। अरे बात समझ में? तो किस रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? फर्स्ट या सेकंड? कौन से रिंग का ब्रेक होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा? सेकंड, क्योंकि यहां पर एक ही मेंबर sp2 है, यहां पर दो मेंबर sp2 है। sp2 हो तो रिक्वायर्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120, लेकिन है कितना यहां पर? 60। तो इस रिंग के ब्रेक होने का टेंडेंसी क्या होगा? ज्यादा होना चाहिए। अरे बात समझ में? तो इस केस में क्या होगा बेटा? मोर एंगल स्ट्रेंथ। अगर आप ऐसा देखोगे ना अल्फा एच से, तो सेकंड क्या होना चाहिए? ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। ठीक है, लेकिन सेकंड के अंदर बेटा एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। दैट्स वाई अगर इन दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे, इन दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। बात समझ में आ रहा है? किसके कारण? रीजन क्या दोगे? ड्यू टू द एंगल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? देखो इसमें कोई डाउट है तो। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल। हाइपर कंजुगेशन इन कार्बन फ्री रेडिकल। देखो फ्री रेडिकल क्या होता है? वैसे मैं बता चुका हूं, एक बार और बोल देता हूं। फ्री रेडिकल क्या होता है? एन एटम और ग्रुप विच हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज फ्री रेडिकल। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर होगा तो उसको आप क्या नाम दोगे? कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, मान लो आपके पास ये है, इस कार्बन के पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और कार्बन H का बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये sp3 है। ठीक है, अब यहां पर इस CH बॉन्ड को देखो कैसा ब्रेक करेंगे। देखो टू टाइप का बॉन्ड फिशन होता है बेटा। एक तो ऐसे डायरेक्शन देते हैं, ऐसा डायरेक्शन देते हैं तो हेड पे क्या आता है? नेगेटिव। टेल पे क्या आता है? पॉजिटिव। इस वाले बॉन्ड फिशन को बोलते हो हीट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। पढ़ा है ना, होमोलाइटिक और हीट्रोलाइटिक। और आपका जो होमोलाइटिक होता है बेटा, वहां पर हाफ एरो देते हैं। हाफ एरो का मतलब क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो। तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बेटा? बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। ये आपका H फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। ठीक है, अगेन वही सेम कहानी,
इस कार्बन पर तीनों के तीनों H क्या है, सेम है। अगर ये वाला H हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो सकता है तो ये भी इन्वॉल्व होगा, तब आपका ऐसा बन जाएगा H फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। अगेन देखो H फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH2, टोटल कितना बना बेटा, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां भी मैं वही लाइन बोल सकता हूं, क्या, इफ अल्फा H इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इंक्रीजेज। जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा H होगा उस केस में कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आप देखो तो एग्जाम्पल के लिए मान लो एक CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये बेटा आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल। बताओगे इन चारों को स्टेबिलिटी ऑर्डर। यहां पर कितनी अल्फा H है, ये sp2 है, इसके पास में कोई sp3 कार्बन है, तो यहां पर कितनी अल्फा H है बेटा, 0। यहां पर 3 अल्फा H, यहां पर 6 अल्फा H, यहां पर 9 अल्फा H। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ही ऐसा हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, जिस कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, उसका पास वाला कार्बन देखना है, उसके पास जितना नंबर ऑफ अल्फा H होगा उसी का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो कोई दिक्कत इसमें, सेम कार्बोकैटायन जैसा है। कार्बोकैटायन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो आपको मैं एक ये बताने वाला हूं, जैसे अल्कीन के अंदर हमने हाइपर कंजुगेशन डिस्कस किया है ना, अल्कीन के अंदर हमने हाइपर कंजुगेशन डिस्कस किया। यहां पर CH3 लगा हुआ है तो क्या शो करेगा, +I। यहां पर बॉन्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, हेड पर नेगेटिव, टेल पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां पॉजिटिव है तो यहां क्या आना चाहिए, नेगेटिव, H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। अब देखो इसी को देख के मैं 3 लाइन लिखने वाला हूं। पहला क्या है, CH बॉन्ड इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन इज देखो ये बात समझ में आ रहा है क्या, जो CH बॉन्ड है आपका हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उससे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ। क्यों, क्योंकि यार यहां पर क्या है, कार्बन H को इसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा इस केस में, इंक्रीज। सेकंड पॉइंट क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। अब देखना यार, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है हाइपर कंजुगेशन के कारण किसमें चेंज हो रहा है, सिंगल बॉन्ड किसमें चेंज हो रहा है, डबल बॉन्ड में। अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। हरी बात समझ, अगर डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है हाइपर कंजुगेशन के कारण तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। तो यहां पे क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन इज, क्या लिखूं, शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे कम होगा। आरे बात समझ में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन के कारण किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। अगर सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। थर्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। अब देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वैसे अगर आपका ये है ना CH2, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हाइपर कंजुगेशन के कारण डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल में। डबल अगर सिंगल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, इंक्रीज। तो मैं ऐसा लिख दूं
डबल बॉन्ड इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन इज, देखो बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही रेजोनेंस में होगा कि जहां पर आपका सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डबल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो डबल अगर सिंगल में कन्वर्ट होता है उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन एक रेजोनेंस के कारण डबल सिंगल में हो, एक हाइपर कंजुगेशन के कारण डबल सिंगल में हो, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, रेजोनेंस वाले को। क्यों, रूल पढ़ा है ना, AER-HCI। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा इफेक्ट लग रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसको देते हो, एरोमेटिसिटी, इक्वल RS, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, लास्ट वन इज इंडक्टिव। समझ में आता है? अब देखो आपका एक इफेक्ट और बचा इसमें, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये आपसे कोई नहीं पूछता है, ठीक है, फिर भी मैं एक लाइन लिखा देता हूं इसमें। अभी तक इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, तो एक चीज तो आप यही याद रखना, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं ना, टोटल कितने होते हैं, 4। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों तो क्या होते हैं बेटा, आपके परमानेंट इफेक्ट होते हैं। अरे बात समझ में? और ये वाला जो इलेक्ट्रोमेरिक होता है ये आपका क्या होता है, टेम्पोरेरी इफेक्ट होता है। ये क्या होता है, जैसा अटैकिंग रिएजेंट आता है ना उसी के बेस पे क्या करता है, अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे इट इज ए टेम्पोरेरी इफेक्ट एंड इट ब्रेक ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जैसे मान लो आपके पास ही है, इसके अंदर से HBr का एडिशन कराएं तो HBr कैसे ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव। अब देखना, जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये स्टेबल है, लेकिन जैसे ही H पॉजिटिव जहां पे आएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव, टेल पे क्या आएगा, पॉजिटिव। H पॉजिटिव यहां पे लग जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, CH2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव, एक H पॉजिटिव लेके क्या बन जाएगा, CH3। चलो मैं उसको ऐसा लिख देता हूं, एक H पॉजिटिव यहां लग जाएगा। अगर यहां से वापस से आप H पॉजिटिव बाहर निकाल दोगे तो H पॉजिटिव बाहर कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव वापस से मिलके बॉन्ड बना देगा। अरे बात समझ में? इसके ऊपर अगेन अगर आप Br नेगेटिव का अटैक कराओगे तो वो कहां अटैक मारेगा, पॉजिटिव के ऊपर, तब आपका ऐसा बन जाएगा। अरे बात समझ में? अभी जो आपका जो इफेक्ट है ना, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक, इन सब में से आपको इनका बेसिक नॉलेज तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन देता है ना वो आता है इनके एप्लीकेशन से। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक वही है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो इसमें बेटा अपना फर्स्ट पॉइंट है डाइपोल मोमेंट। ये तो जानते हो, डाइपोल मोमेंट आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, फिजिक्स में पढ़ा है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, साथ में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, चार्ज इनटू डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम, डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट आता है बेटा कैपिटल डी, जिसको बोलते हैं डिबई, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे बताओ समझ, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, डिबई। चार्ज का क्या होता है, कूलम, डिस्टेंस का मीटर, तो ऐसा बन जाएगा। देखो अपने पास जो क्वेश्चन आएगा ना, अपने को यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना है डाइपोल मोमेंट उसका कितना वैल्यू है, आपको कंपेयर कराएगा कि ये दो कंपाउंड है, इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। वो तो हम बता सकते हैं यार, कैसे, देखो तो मान लो आपके पास एक ये दे दिया सिस ब्यूटुइन, दूसरा आपको दे दिया यार ट्रांस ब्यूटुइन। अब देखना ये कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 होगा तो क्या होगा, प्लेनर होगा, सारे के सारे एटम क्या होंगे, बोर्ड के प्लेन में होंगे। बॉन्ड एंगल कितना है, 120। अब आपको क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना, आपने पढ़ा होगा ना, ए से बी। आ रही बात समझ में? अगर बी का EN वैल्यू ज्यादा है किससे, ए से,
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पर देखो कार्बन ये sp3 है, ये वाला sp2 है। sp3 होगा तो परसेंटेज ऑफ s कितना होगा 25 और sp2 होगा तो 33.33। लास्ट क्लास में बोला था ना, इफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीजेज देन ईएन वैल्यू इंक्रीजेज। सबसे ज्यादा ईएन वैल्यू किसका होता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन का, देन sp2, देन sp3। इन दोनों में बताओगे किसका ज्यादा होगा sp2 वाले का। तो अब ऐसा डायरेक्शन दोगे ना यार, इसका ईएन वैल्यू ज्यादा उसकी तरफ हेड और जिसका कम उसका टेल को ऐसे कट कर देते हैं। समझ में आया? यहां भी ऐसा डायरेक्शन दोगे बेटा। अब देखना दो वेक्टर किसी भी एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इतना तो बोल सकता हूं नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या वैल्यू होगा मेरे को पता नहीं, लेकिन 0 तो नहीं होगा। हरी बात समझ में, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो इसका रिजल्टेंट होगा। अब यहां पर देखो इसका डायरेक्शन ऐसे दोगे, इसका डायरेक्शन ऐसे दोगे, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, इक्वल है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा 0। तो इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा बोलो, फर्स्ट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, सिस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस। इतना तो बता सकते हो किसका ज्यादा होगा। आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, वो सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना होता है। बस अपने तो ऑर्गेनिक में क्या आएगा कि ये 2 या 3 कंपाउंड है, इन 2 या 3 कंपाउंड को डाइपोल मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज करो, आइदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। जैसे और एक एग्जांपल लिखता हूं, देखना बेटा, अगर मान लो ऐसे लिख के दे रहा हूं मैं आपको, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब बस आपको यह बताना है इन तीनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दे दो, ऐसे लिख देंगे कार्बन से Cl, Cl का ज्यादा होगा ईएन वैल्यू। ऐसा ही होगा। इस केस में तो क्या है, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। यहां पे कितना होगा, आप वेक्टर को ऐसे उठा के भी रख सकते हो ना, फ्री से पढ़ा है ना। तो ये वाला एंगल कितना है 60, ऑर्थो में मैटम होगा तो कितना होगा 120, पैराम होगा तो कितना होगा 180। तो किसका ज्यादा होगा बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। समझ में आ रहा है? तो डाइपोल मोमेंट का आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक जो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा ना, ये वाला याद रखना, ये तुमसे पूछ लेता हो, चाहे आपसे 12th में पूछे या नीट में। कौन कौन सा, एक तो क्लोरोफॉर्म, एक CH2Cl2, एक आपका CCl4 और एक आपका CH3Cl। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, ये तुम्हारी 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है, या तो 12th में पूछ लेगा या नीट में पूछ लेगा। इन चारों को डाइपोल मूवमेंट के ऑर्डर में अरेंज करो। पहला क्या है, मिथाइल क्लोराइड, CH2Cl2 को क्या बोलते हो मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ये आपका क्लोरोफॉर्म, ये आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। बताओगे ज्यादा किसका होगा यार। ऐसा स्ट्रक्चर बना लो, देखो टेट्राहेड्रल टाइप में स्ट्रक्चर होगा ना। ये तो आपने सुना होगा ना यार, CCl4 तो आपका क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। CCl4 तो क्या होता है, नॉन पोलर। इसका डाइपोल मूवमेंट कितना होता है 0। देखो यहाँ पे कैसे डायरेक्शन दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा तो H है, कार्बन H के बीच में तो क्या होता है कोवलेंट। यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है बोलो sp3। sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये 109 डिग्री 28 मिनट। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इससे क्या होगा कम होगा, कुछ ना कुछ डिक्रीज होगा। यहां पे क्या होगा बेटा, इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच से जाएगा, उसमें से ये सबट्रैक्ट करना है।
और यहाँ पे तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे दोगे, इसका डायरेक्शन ऐसे दोगे, इसका रिजल्टेंट इधर होगा, इसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में यहाँ पे होगा, तो कितना हो जाएगा, 0। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होता है, CH3Cl, देन CH2Cl2, देन क्लोरोफॉर्म, देन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, 12th में या 1-2 बार मैंने देखा है, आता है, या नीट में पूछ लेगा। यहां तक बात समझ में आता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अपना इसमें एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ। ये डायपोल मोमेंट हो गया, नेक्स्ट अपना इसमें बॉन्ड लेंथ। जैसे देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा, CH3 CH2 Cl, मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मेरा क्वेश्चन ये है, इन तीनों को कार्बन Cl के बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा किस केस में कार्बन Cl का बॉन्ड लेंथ होगा। पहला देखो यार, यहाँ पे क्या है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा माइनस आई, कार्बन Cl के बीच में क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड होगा, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन कुछ नहीं होगा। कार्बन Cl के बीच में क्या है, सिंपल सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा, पाई सिग्मा लॉन पेयर, लॉन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसा डायरेक्शन दोगे, ड्यू टू द रेजोनेंस कार्बन और Cl के बीच में क्या आ जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हो, PDCH। PDCH मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस के कारण। ये तो जानते हो इसका कितना RS बनता है, 5 RS। 5 में से 3 RS ऐसा होगा जहां पर कार्बन Cl के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्या मैं इसका RS बना के बताऊं, टोटल कितना RS बनेगा, 5। 5 में से 3 RS ऐसा होगा जहां पर कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड होगा। अरे बात समझ में, इसका 2 RS बन रहा है, 2 में से 1 RS ऐसा है जहां पर कार्बन Cl के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी को हम क्या बोलते हो, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो बताओगे सबसे ज्यादा किस में होगा, यहां तो सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज। यहां पर एक ऐसा RS है जहां पर कार्बन Cl के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पे कितने होंगे बेटा, 3। तो यहां पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ और ज्यादा डिक्रीज होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बोलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर मान लो यहां पर OH लगा दूं तब भी यही आंसर होगा। अरे बात समझ, तब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका नाम जानते हो ना, क्या बोलते हो, विनाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नाम क्या होता है, विनाइल। इथीन होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हो, इथीन। इथीन में से किसी भी एक कार्बन से एक H बाहर निकालते हो और जो रेडिकल बनता है उसको क्या बोलते हो, विनाइल। तो नाम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। OH लगाओगे तो विनाइल एल्कोहल, इसका नाम क्या होगा बेटा, क्लोरोबेंजीन। OH लगाओगे तो फिनॉल। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आप करना फिर। मेरा क्वेश्चन सुनो, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ किस केस में मैक्सिमम होगा, किस केस में मिनिमम होगा। तो आप पहले देखो कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। देखो बेटा यहाँ पर देखो, कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, इसको मैंने P माना है, इसको QRST ऐसे कुछ माना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 है, ये sp2 है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, कितनी अल्फा होगा बोलो, 4। तो इसका 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा।
और जब हाइपर कंजुगेशन होता है डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है? सिंगल में। बात समझ में आ रहा है? यहां पर कितना अल्फा है बेटा बोलो? 2 2 और 3 कितना हो जाएगा? 7 अल्फा एच। यहां पर बेटा 10 अल्फा एच। यहां पर देखो क्या रेजोनेंस होगा? क्या पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो जाएगा। अल्फा कितना है इसके पास? 2। अल्फा तो 2 ही होगा ना, लेकिन रेजोनेंस हो जाएगा पाई सिग्मा पाई। यहां पर ये तो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर तो क्या होता है? सभी कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। आ रही बात समझ में? अब बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस केस में होगा? इन तीनों में क्या लग रहा है? हाइपर कंजुगेशन। उन दोनों में क्या लग रहा है? रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस, ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? रेजोनेंस सबसे ज्यादा। एक तो यहां पर 2 आरएस बनेगा, यहां पर क्या है? इक्वल आरएस बनेगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा बोलो? टी। सबको बात समझ में आ रहा है? उसके बाद एस। इन तीनों में आर क्यू पी। आ रही बात समझ में? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस केस में होगा? जहां पर रेजोनेंस हो रहा है। और बेंजीन के केस में तो क्या होता है? सभी कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। इन दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दिया? क्योंकि पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा? हाइपर कंजुगेशन। यहां भी हाइपर कंजुगेशन, यहां भी हाइपर कंजुगेशन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और देखो। कौन सा? ये अच्छा। और मैंने आपको बोला ना बेटा लास्ट क्लास में, देखो किसी भी कंपाउंड में जब एक से किसी भी कंपाउंड में जब एक से ज्यादा इफेक्ट लग रहे हो ना, तो कौन से इफेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देना है बेटा? ये वाला रूल याद रखना है, AER-HCI। अब इस केस में तो देख बेंजीन है, बेंजीन के अंदर तो जानते हो, मैंने रेजोनेंस में पढ़ाया था, उसमें बोला था कि यहां पर क्या है? बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो तो क्या है? डीलोकलाइज होते रहते हैं। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सभी का क्या होता है? सेम होता है। कितना होता है? 1.39 एंगस्ट्रॉम। यहां पर रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड रेजोनेंस के कारण किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो अगर एक आपका हाइपर कंजुगेशन लग रहा हो, एक रेजोनेंस लग रहा हो, ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा? रेजोनेंस को। इन दोनों में से यहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसलिए इसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया है। उसके बाद ये यहां पर बेटा इन तीनों में हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। अब हाइपर कंजुगेशन में देखो किसके पास अल्फा एच ज्यादा है? जितना अल्फा एच होगा उतना ही उसका क्या बनेगा? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और जितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतने टाइम्स आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अरे बात समझ में? इसलिए मैंने आर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, फिर क्यू, देन पी। अच्छा एक चीज और देखो, इसके बाद अपना होता है बेटा SIR इफेक्ट। ये वाला देखना तो, हाँ मैं देख लिया। SIR इफेक्ट। अब यार ये लोग क्या? हाँ कौन सा? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में तो एक लाइन याद रख ले, वो तेरे से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, वो तो बस इतना याद रख ले, इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट, इट ब्रेक ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इसमें तेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, और जो एप्लीकेशन है ना, ये सब तुम्हारा आएगा किस किस का? इंडक्टिव इफेक्ट का, रेजोनेंस का और हाइपर कंजुगेशन मैंने पढ़ा है। इसमें से पहला एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया था डाइपोल मोमेंट, दूसरा डिस्कस कर रहा हूं बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेटा आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही एक लाइन में मैंने लिखा हुआ है, नोट्स में देखना। अच्छा नेक्स्ट देखो अपने पास ये वाला है, अपने आप को म्यूट करो तो, SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट होता है बेटा स्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ रेजोनेंस। SIR क्या होता है? स्टेरिक इनहिबिशंस ऑफ रेजोनेंस। देखो यार बेटा इसमें क्या होता है, बात नहीं, एक बार सामने देखो तो। देखो आपने वो पढ़ा है ना रेजोनेंस में, सर ने 2 पढ़ाया होगा, एक प्लस एम होता है, एक माइनस एम होता है।
ये प्लस आर होता है, ये क्या होता है माइनस आर। किसको प्लस आर बोलोगे, किसको माइनस आर बोलोगे? सिंपल सा आप एक कहानी याद रखना, ऐसा कोई एटम या ग्रुप जिसके कारण बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए तो वो आपका क्या होगा, प्लस एम। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज का मतलब उस एटम या ग्रुप के कारण बेंजीन न्यूक्लियस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, प्लस एम। आरी बात समझ में? और ऐसा कोई एटम या ग्रुप जिसके कारण बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज का मीनिंग क्या हुआ, उस एटम या ग्रुप के कारण बेंजीन न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए, तो वो आपका क्या होगा, माइनस एम। जैसे ये वाला देखना, मान लो मैं यहां पर लगा रहा हूं बेटा NO2 लगाया है, मैंने क्या लगाया, NO2। NO2 आप जानते हो माइनस आई तो शो करता ही है। अब इस NO2 के कारण बेंजीन पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो मैं बोल दूंगा NO2 माइनस एम इफेक्ट शो करता है। अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो मैं बोल दूंगा प्लस एम इफेक्ट शो करता है। अब आप बताओ बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन किसका EN वैल्यू ज्यादा होता है? तो ये वाला बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा यार। अरे बात समझ में? हेड पे क्या आएगा, नेगेटिव, टेल पे क्या आएगा, इस N पर पॉजिटिव आएगा तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऐसा दोगे, ऐसा बन जाएगा। एक बार ये देखो तो इस NO2 के कारण बेंजीन पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये वाला आपका कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम। अगर किसी एटम या ग्रुप के कारण बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए तब आप उसको क्या बोलोगे, प्लस एम। अरे बात समझ में? अगर प्लस एम होगा तब भी उसके रेस्पेक्ट पर ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, अगर माइनस एम होगा तो उसके रेस्पेक्ट पर ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों कहां पे डेवलप होता है, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पर, मेटा पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होता। अरे बात समझ में? अब आपको ये समझ में आया कि आपका देखो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस का कंडीशन है, रेजोनेंस होता है तो कार्बन एन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। ये बात समझ में आया? और NO2 के कारण कौन सा इफेक्ट डेवलप हो रहा है, NO2 के कारण कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस एम। यहां तक बात समझ में आया? अब एक चीज देखना, ठीक है, SIR इफेक्ट क्या होता है बेटा, ये मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लास्ट टॉपिक है, एक मिनट देखो। मान लो आपके पास ऐसा है, देखो एक NO2 ये लगा हुआ और एक NO2 यहां भी लगा हुआ है, अब एक चीज देखना यार, देखना आपने ये पढ़ा है ना, आपका जो रेजोनेंस का होगा, रेजोनेंस टेक प्लेस इन कंजुगेटेड सिस्टम। आपका मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब NO2 और बेंजीन दोनों का होना चाहिए बोर्ड के प्लेन में, मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होना चाहिए। अगर प्लेनर नहीं होगा तो वहां पर रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। अब इस केस में रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस के कारण कार्बन एन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पता क्या पूछेगा, कार्बन एन इसका बॉन्ड लेंथ कंसीडर कर रहा है वो A, कार्बन एन इसका बॉन्ड लेंथ कंसीडर कर रहा है B, कार्बन एन इसका बॉन्ड लेंथ कंसीडर कर रहा है C। अब देखो SIR इफेक्ट क्या होता है बेटा, यहां पर आपसे पूछेगा कि किस केस में, या मैं ऐसा बोलूं ABC जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, समझ में आया? अब एक चीज देखना, इस NO2 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे कुछ नहीं है तो यहां पर रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस के कारण कार्बन एन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आएगा तो सिंगल अगर डबल में कन्वर्ट हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। यहां तक बात समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा देखना, इस NO2 के पास वाला पोजीशन ये ऑर्थो है, अगर ऑर्थो पर कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप आए जिसका साइज बड़ा हो, Br का क्या होता है, साइज बड़ा होता है, तो ये Br क्या करता है बेटा, इस पास वाले NO2 को धक्का मार के पुश करके आउट ऑफ प्लेन भेज देता है ऐसे। देखो जब तक बेंजीन आपके बोर्ड के प्लेन में, NO2 भी ऐसे रहेगा प्लेनर, तब तक रेजोनेंस होगा तो कार्बन एन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। जैसे ही NO2 की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी बल्कि एटम या ग्रुप आएगा, ये क्या करता है, इसको धक्का मार के आउट ऑफ प्लेन कर देता है। मतलब जब तक ऐसे रहेगा तो रेजोनेंस करेगा, लेकिन Br इसको धक्का मार के ऐसे कर देगा,
मान लो आपका बेंजीन बोर्ड के प्लेन में है और NO2 बेटा यहां पे लगा हुआ है परपेंडिकुलर, आ रही बात समझ में। और जब NO2 परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। रेजोनेंस नहीं होगा तो कार्बन एन के बीच में क्या रहेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड, समझ में आया। और जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक तो आपका कार्बन एन का ये क्या है, सिंगल डबल में कन्वर्ट हो रहा है रेजोनेंस के कारण, और ये क्या है, SIR इफेक्ट के कारण ये हमेशा क्या रह रहा है, सिंगल। तो बताओगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला Br इस NO2 को धक्का मारता है, ये इसको भी धक्का मार सकता है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में भी क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन पे है, आ रही बात समझ में। तो मैं ऐसा लिख दूं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कार्बन एन, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा B = C ग्रेटर देन A, बात समझ में आ रहा है, B = C ग्रेटर देन A। ऐसा नहीं है कि ये Br क्या करता है, NO2 को धक्का मार के आउट ऑफ प्लेन करता है, तो NO2 Br को भी धक्का मार के आउट ऑफ प्लेन कर देता है। तो इन शॉर्ट में ऐसा बोलना चाह रहा हूं, SIR इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी एटम या ग्रुप के रेस्पेक्ट पर, जब भी किसी एटम या ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर ऐसा कोई एटम या ग्रुप आ जाए जिसका साइज बल्की हो, तो वो क्या करता है, उसको पुश करके आउट ऑफ प्लेन भेज देगा। आउट ऑफ प्लेन भेजेगा तो रेजोनेंस नहीं करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा तो कार्बन एन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा तो बॉन्ड लेंथ रिड्यूस नहीं होगा। अरे बात समझ में। और इसका मीनिंग मैं ऐसा लिखूं, इस केस में -m नॉट फुल फ्लैज। जैसे यहां पर -m लग रहा है ना, -m के कारण ऑर्थो पैरा पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो Br इसको धक्का मार के क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर, तो रेजोनेंस नहीं करेगा, रेजोनेंस नहीं करेगा तो -m इफेक्ट शो नहीं करेगा। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, SIR इफेक्ट होता है, ठीक है। चलो बेटा और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें।